ये सच है कि अक्सर लोग मौत को जीवन का अंत मान लेते हैं, पर सवाल ये उठता है कि आत्मा और इच्छाएं भी मौत के साथ समाप्त हो जाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन इच्छाएं हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ये इच्छाएं भटकती रहती हैं, एक सांप बनकर, जिन्हें शांत करना बेहद जरूरी होता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनका पहला बेटा अजीब और रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता है। उसके शरीर पर अजीब लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसका इलाज डॉक्टरों से कराया जाता है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में परिवार हताश होकर आध्यात्मिक उपायों की तरफ बढ़ता है और बुलाता है दो ऐसे लोगों को जिन्हें हम अपनी भाषा में ओझा कहते हैं, जिनका नाम था वारिम और दूसरा बोंगिल। वारिम परिवार के घर पहुंचकर तुरंत ये महसूस करती है कि यह कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, बल्कि एक सांप है, और ये सांप पीढ़ियों से इस परिवार का पीछा कर रहा है। जब वारिम इस बारे में अच्छे से जाँच करती है तो उसे मालूम चलता है यह सांप परिवार के पूर्वजों की एक कब्र से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी कब्र जो बहुत ही अनोखी और गलत जगह पर बनाई गई थी, जिस भूमि की ऊर्जा बेहद निगेटिव थी, और जब तक उस कब्र को उस जगह से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये श्राप मिट नहीं सकता। और उनको अच्छे से मालूम था कि ये काम खतरनाक है, इस काम को अकेले नहीं कर सकती, और इसीलिए वो दो लोगों को और बुलाती है, जिनका नाम था मिस्टर किम एंड मिस्टर योंग। अब पूरी टीम तैयार हो जाती है और परिवार के साथ सुनसान पहाड़ी में पहुंचती है, जहां कब्र को दफन किया गया था। मिस्टर किम ये देखते हैं कि इस कब्र की दिशा और स्थिति बिल्कुल गलत है। उसे कब्र के आसपास फॉक्स दिखाई देती हैं, एंड मिस्टर किम के अनुसार अगर कब्र के आसपास लोमड़ी दिखाई देती है तो ये बहुत ही बुरा संकेत है। बाद में खुदाई शुरू होती है और वे लोग कब्र को बाहर निकालते हैं। कब्र की बनावट ऐसी थी जैसे वो किसी शाही परिवार की कब्र हो, और अब उस कब्र को निकालने के बाद उस कब्र को दफनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और कब्र को दफनाने की प्रक्रिया को डिले कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर उस कब्र को एक रात के लिए रखा जाता है, वहाँ का केयर टेकर लालच में पड़कर उस कब्र को खोल देता है, एंड जैसे ही कब्र खुलता है उस कब्र के अंदर से आत्मा आजाद हो जाती है, और आजाद होते ही वो परिवार के पास पहुंचकर उन्हें जान से मारने लगती है। जब कब्र के खुलने की खबर वारिम और उसके टीम को पता चलता है तो तुरंत ही उस कब्र को जलाने के लिए कहते हैं। बाद में कब्र के जलने के साथ साथ ही वह आत्मा भी समाप्त हो जाती है। अब ये सांप खत्म हो जाता है और वह छोटा बच्चा भी ठीक होने लगता है। लेकिन असली कहानी की शुरुआत तो अब होती है। मिस्टर किम उस मजदूर से मिलने के लिए जाता है जिसने उस कब्र की खुदाई की थी, क्योंकि जब से उस मजदूर ने उस कब्र की खुदाई की थी तब से उसके बॉडी पर एक अजीब लक्षण दिखाई दे रहे थे। जब मिस्टर किम उस मजदूर से पूछताछ करते हैं तो मजदूर उन्हें बताता है कि खुदाई के दौरान उसे उस कब्र के पास एक अजीब सा कीड़ा दिखाई दिया था। मिस्टर किम तुरंत उस कब्र के पास दोबारा जाते हैं और उसकी अच्छे से जांच करते हैं, और उसके बाद उन्हें एक और कब्र मिलती है जो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। बाद में उस कब्र को बाहर निकाला जाता है और उसको पास के ही एक मॉन्क के टेम्पल में एक रात के लिए रखा जाता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है उस कब्र से एक ऐसी चीज बाहर निकलती है जो ना तो पूरा इंसान था और ना ही पूरा जानवर, बल्कि दोनों का मिक्सचर था, जिसे दूसरी भाषा में लोग दानव कहते हैं। उस दानव ने उस मंदिर के मॉन्क को जान से मार दिया, बोंगिल को घायल कर दिया और उसे अपने बस में कर लिया। जब मिस्टर किम ने उस दानव के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि यह दानव वास्तव में एक जापानी जनरल था जिसे कोरिया में दफनाया गया था, और वह अपने कब्र की और जिस जगह उसे दफनाया गया था उस जमीन की रक्षा करता है और एक दानव के रूप में प्रकट होता है। यह एक ऐसा दानव था जो किसी को भी मारने में बिल्कुल संकोच नहीं करता था, जैसा कि दानव का नेचर होता है। लेकिन अंत में मिस्टर किम ने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ से इस दानव को खत्म कर दिया, जिसमें वो घायल भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस दानव के प्रकोप से बचा लिया। और इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है।